गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कल के वीडियो एक्सप्लेनेशन में हमने हमारा जो टॉपिक स्टार्ट किया था कार्बन एंड इट्स फैमिली, उसमें हमने कार्बन की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कंप्लीट करी थी, जैसे कि आयनाइजेशन एनर्जी, मेटेलिक करेक्टर, एटॉमिक रेडियस, वैलेंसी यानी कि संयोजकता, ऑक्सीकरण अवस्था, आयनन ऊर्जा इत्यादि। आज का हमारा जो टॉपिक है उसमें हम पढ़ने जा रहे हैं इसकी प्रॉपर्टी, जिसका नाम है प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन। हिंदी में कहते हैं इसे श्रृंखला बनाने की प्रवृत्ति। आपने पढ़ा होगा कि कार्बन जो होता है वो कैटिनेशन की प्रॉपर्टी शो करता है, यानी कि कार्बन में लंबी श्रृंखलाओं के निर्माण का जो गुण है वो विद्यमान होता है, वो उसमें प्रेजेंट होता है। कैटनेशन की प्रॉपर्टी या श्रृंखलन का गुण कहते किसे हैं? तो कैटनेशन या श्रृंखलन में जो हमारे समान परमाणु होते हैं, जो सेम एटम होते हैं, वो एक दूसरे से जुड़ करके लंबी श्रृंखला का निर्माण करते हैं, यानी लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन करते हैं। और हमारे कार्बन फैमिली के जो मेंबर हैं, जिसमें है कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, टिन है और लेड, इसमें से लेड को छोड़ करके बाकी जितने एलिमेंट होते हैं उनमें कैटिनेशन की प्रॉपर्टी पाई जाती है, यानी श्रृंखलन का गुण प्रेजेंट होता है। मतलब कार्बन कार्बन के साथ, सिलिकॉन सिलिकॉन के साथ, जर्मेनियम जर्मेनियम के साथ और टिन टिन के साथ मिल करके, मतलब सेम नंबर ऑफ एटम्स आपस में कंबाइंड होकर के लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। इनमें भी सबसे ज़्यादा कैटिनेशन की प्रॉपर्टी जो है वो शो करता है हमारा कार्बन, क्योंकि इसकी जो बंध ऊर्जा होती है, जो बॉन्ड एनर्जी होती है, वो होती है 348 किलो जूल पर मोल, जबकि सिलिकॉन की होती है सिर्फ 180। देखिए आधी हो गई इसकी अप्रॉक्सीमेटली, यहाँ पर होती है 167 और ये होती है 155, और यहाँ पर जो कैटिनेशन है वो होता ही नहीं। तो अपनी हाई बॉन्ड एनर्जी की वजह से, बंध ऊर्जा उच्च होने के कारण, कार्बन जो है अपने जैसे परमाणु, मतलब कार्बन जो है अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ जुड़ करके लंबी श्रृंखलाओं का निर्माण करता है। और कार्बन और उसके परिवार के सदस्यों की इस प्रॉपर्टी को, इस गुण को कैटिनेशन यानी कि श्रृंखलन कहा जाता है। इसको इंग्लिश में कहते हैं कैटिनेशन और हिंदी में से कहते हैं श्रृंखलन। और अपने इस गुण के कारण ही, कैटिनेशन की प्रॉपर्टी की वजह से ही आपने कार्बन के इतने सारे कंपाउंड जो है वो सुने हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि कैटिनेशन को सपोर्ट क्या करता है, क्यों इसके फैमिली के मेंबर जो हैं कैटिनेशन की प्रॉपर्टी शो करते हैं? क्योंकि सबकी वैलेंसी जो होती है वो होती है 4। इनके पास इलेक्ट्रॉन भी 4 होते हैं और शेयर भी ये 4 करते हैं अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, यानी कि जितने इलेक्ट्रॉन हैं वो सारे के सारे जो हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। अब लेड क्यों नहीं करता? क्योंकि जैसे जैसे नीचे जाते हैं वैसे वैसे मेटेलिक करेक्टर बढ़ता है, और जो मेटल्स होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन शेयर करने से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी होती है। क्यों? क्योंकि लेड में पाया जाएगा F सबशेल, यहाँ पर F उपकोष आ जाता है और उसमें पाए जाते हैं 14 इलेक्ट्रॉन। ये 14 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो 2 लेड एटम्स को आपस में जुड़ करके लंबी श्रृंखला का निर्माण करने से रोकते हैं। इस वजह से लेड में कैटिनेशन की प्रॉपर्टी प्रेजेंट नहीं है, लेकिन बाकी सब में जो है वो कैटिनेशन की प्रॉपर्टी प्रेजेंट होती है। उनमें भी सबसे ज़्यादा जो श्रृंखलन का गुण है, जो कैटिनेशन की प्रॉपर्टी को कौन शो करता है? कार्बन। और इसीलिए कार्बन के लंबी श्रृंखला के कंपाउंड हम पढ़ने में देखते हैं। जैसे कि इसका एक एग्जाम्पल है C60। कार्बन के 60 एटम्स आपस में कंबाइंड होकर के बकमिस्टर फुलरीन नाम का एक कंपाउंड फॉर्म करते हैं, इसे फुलरीन कहा जाता है। तो ये है हमारी कैटिनेशन का गुण, यानी कि श्रृंखलन की प्रॉपर्टी। इसके बाद नेक्स्ट इनकी जो प्रॉपर्टी है वो है एलोट्रॉपी। एलोट्रॉपी का मतलब होता है अपरूपता। जब कोई तत्व एक से ज़्यादा रूपों में प्रकृति में विद्यमान हो, नेचर में प्रेजेंट हो, तो उनके उन सभी रूपों को, उसकी वो सारी फॉर्म जो है उसके एलोट्रॉप्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एलोट्रॉप्स। हिंदी में कहते हैं अपरूप, और तत्व के इस गुण को कहते हैं एलोट्रॉपी, यानी अपरूपता। हमारे जो ये एलोट्रॉप्स होते हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी जो होती है वो डिफरेंट होती है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी। क्यों? क्योंकि ये उसी एटम से, सेम एटम से बने हुए हैं। कार्बन के जो एलोट्रॉप होंगे वो सारे कार्बन से ही बने होंगे, लेकिन कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है उनकी डिफरेंट होंगी, और एक दो केमिकल प्रॉपर्टीज़ अलग होंगी, जिनके बेसिस पे हम उनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि हाँ, ये कार्बन का जो एलोट्रॉप है ये डायमंड है, ये ग्रेफाइट है, ये फुलरीन है। इस बेसिस पे हम कार्बन को, जो कार्बन के एलोट्रॉप्स होंगे, जो अप्रूव होंगे, उन्हें डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, उनमें अंतर बता सकते हैं। कार्बन फैमिली में भी फिर से वही चीज़ की, जो लेड होता है, लेड में अपरूपता नहीं पाई जाती, यानी लेड जो है वो एलोट्रॉपी शो नहीं करता है। बाकी के जो हमारे
फैमिली मेम्बर्स हैं उनमें जो हमारे एलोट्रॉप्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। जैसे कार्बन के जो एलोट्रॉप हैं वो दो फॉर्म में पाए जाएंगे, एक होंगे क्रिस्टलाइन फॉर्म में यानी क्रिस्टलीय रूप में, और दूसरे एमॉर्फस यानी अक्रिस्टलीय रूप में। क्रिस्टलाइन रूप में आपको पढ़ना है डायमंड यानी कि हीरा पढ़ना है आपको ग्रेफाइट पढ़ना है, आपको फुलरीन पढ़ना है, और एमॉर्फस रूप में आपको पढ़ना है कोल। जो कोयला होता है वो क्या होता है, एमॉर्फस रूप है। इसके अलावा आपका लैम्प ब्लैक, जब लैंप जलाते हैं तो जो कार्बन मिलता है काला कलर का वो लैम्प ब्लैक, जिससे शू पॉलिश वगैरह बनाई जाती हैं। वुड चारकोल, गैस कार्बन, कोक इत्यादि, ये सारे के सारे जो होते हैं वो कार्बन के एमॉर्फस अपरूप है यानी कि अक्रिस्टलीय अपरूप होते हैं। तो ये है अपरूपता यानी कि एलोट्रॉपी। एलोट्रॉपी का मतलब कि जब कोई एलिमेंट एक से ज़्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करता है अलग अलग रूपों में। अपरूप का मतलब अलग अलग रूपों में पाए जाने की क्षमता। तो कार्बन और उसके सदस्यों में अपरूपता का जो गुण है वो विद्यमान होता है, वो प्रेजेंट होता है। इनमें भी सबसे ज़्यादा जो एलोट्रॉप्स हैं वो कार्बन के प्रेजेंट होते हैं। सिलिकॉन जो है वो भी क्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय दो रूपों में पाया जाता है। टिन भी, ग्रे टिन, सफ़ेद टिन, रोम्बिक टिन, इस तरह से टिन के भी क्या होते हैं अपरूप उपस्थित होते हैं। जर्मेनियम दो अपरूपों में यानी कि उसके दो एलोट्रॉप्स प्रेजेंट होते हैं। बट लेड के जो है वो एलोट्रॉप मतलब लेड जो है वो एलोट्रॉपी की प्रॉपर्टी शो नहीं करता है, लेड में अप्रूप नहीं पाए जाते हैं। तो ये हमारी प्रॉपर्टी थी एलोट्रॉपी यानी अपरूपता। अभी जब आगे आप चलेंगे तो उसमें आपको डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरीन के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में एक्सप्लेन किया जाएगा कि कैसे क्या स्ट्रक्चर होता है इनका, क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, सारी चीज़ें भी आपको बताई जाएंगी। नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज़ यानी कि रासायनिक गुण। कार्बन और उसकी फैमिली के जो मेंबर हैं यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आपके सामने, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। तो ये जो फैमिली मेंबर्स हैं ये किस तरह की केमिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी जो है हमारी वो है जल से क्रिया यानी कि रिएक्शन विद वाटर। तो सामान्य स्थिति में ये जल से क्रिया नहीं करते हैं यानी कि नॉर्मल कंडीशन में ये वाटर से रिएक्शन नहीं करते हैं, लेकिन जब इन्हें रेड हॉट किया जाए मतलब लाल रक्त तप्त करके इनको गर्म कर दिया जाए, तब तक जब तक ये लाल तप्त ना हो जाए, रक्त तप्त ना हो जाए, रेड हॉट ना हो जाए, तब तक इन्हें गर्म करते रहें। और उसके बाद जब स्टीम पास कराएंगे, भाप जब पास कराएंगे तो ये स्टीम को क्या कर देते हैं, विघटित कर देते हैं, उसे डिसोसिएट कर देते हैं। ध्यान से सुनिएगा, जो हमारे कार्बन फैमिली के मेंबर हैं उसमें लेड को छोड़ करके, पीबी को छोड़ करके बाकी के जो एलिमेंट्स हैं वो नॉर्मल कंडीशन में वाटर से रिएक्शन नहीं करते हैं, लेकिन जब इनको रेड हॉट कर दिया जाता है, बहुत ज़्यादा गर्म कर दिया जाता है, उस कंडीशन में ये हमारी जो स्टीम होती है, वाटर का ही एक फॉर्म है, जल का ही एक रूप है, भाप, उसको विघटित कर देते हैं। क्या अभिक्रिया होती है देखिए, C+H2O गिव्स CO+H2, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। इसी तरह से सिलिकॉन की रिएक्शन कराएंगे, ये दो वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करता है और बनाता है सिलिकॉन ऑक्साइड SiO2+2H2। तो इन्होंने क्या करा, H2O को हाइड्रोजन गैस में विघटित कर दिया यानी कि उसे डिसोसिएट कर दिया। लेड जो है वो वाटर के साथ यानी कि वो वाटर का डिसोसिएशन नहीं करता है। क्यों? क्योंकि जब ये रिएक्शन करने जाता है तो इस पर ऑक्साइड की एक लेयर जम जाती है, क्योंकि आपने सुना है जो लेड है वो धातु की तरह व्यवहार प्रदर्शित करता है, लेड जो है वो मेटल की तरह प्रॉपर्टीज शो करता है। तो ये पहली केमिकल प्रॉपर्टी थी, रिएक्शन विद वाटर। नॉर्मल कंडीशन में रिएक्शन नहीं होती है, हमें क्या करना पड़ता है, कार्बन सिलिकॉन इनको रेड हॉट करना पड़ता है यानी कि रक्त तप्त करना पड़ता है, तब जाकर ये जल को भाप रूप में विघटित कर देते हैं। सेकेंड रिएक्शन है रिएक्शन विद एसिड्स यानी कि अम्लों से क्रिया। तो जैसे टिन है, लेड है, ये जब HCl, H2SO4 इनके साथ रिएक्शन करते हैं तो हाइड्रोजन गैस देते हैं। क्यों? क्योंकि ये टिन और लेड जो है वो धातु की तरह व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, मेटल की तरह बिहेवियर शो करते हैं। आपने पढ़ा था कार्बन फैमिली में जैसे जैसे आप नीचे जाते हैं मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है। जर्मेनियम मेटलॉइड होता है, ये नॉन मेटलॉइड होते हैं, और ये दोनों होते हैं मेटल। और मेटल जब भी एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, यानी कि जब कोई धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो वो हाइड्रोजन गैस रिलीज करती है। तो हमारे जो
टिन और लेड है वो HCl और H2SO4 के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। रिएक्शन देखिए क्या होगी, ये टिन ले लिया हमने SN, ये 2HCl से रिएक्शन करके बनाता है SnCl2, साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। इसी तरह से जो लेड होगा वो भी 2HCl से रिएक्शन करेगा और यहाँ बनाएगा PbCl2 और हाइड्रोजन गैस ये रिलीज कर देगा। लेकिन जो हमारे कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मीनियम है और साथ में टिन, ये डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करके ऑक्साइड बनाते हैं, जबकि लेड जो है वो लेड का नाइट्रेट बनाता है। अगर हम यहाँ पर लें फॉर एग्जांपल, हमने ले लिया कार्बन, कार्बन ने 4HNO3 के साथ रिएक्शन करी, ये 4HNO3 के साथ इसकी रिएक्शन कराएंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा कार्बन का ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया, और ये हमने लेना है 3 कार्बन, तो ये 3CO2 मिल जाएंगे, साथ में 4NO नाइट्रिक ऑक्साइड मिलेगा और H2। तो एक तरह से नाइट्रिक एसिड ने क्या किया, कार्बन को ऑक्सीडाइज कर दिया। यहाँ पर जो नाइट्रिक अम्ल है वो एक ऑक्सीकारक के रूप में व्यवहार प्रदर्शित कर रहा है और नाइट्रिक एसिड खुद क्या हो गया, खुद NO में रिड्यूस हो गया और कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड में इसने ऑक्सीडाइज कर दिया। लेकिन मैंने कहा कि कार्बन, जर्मीनियम, सिलिकॉन और टिन ये सब सेम रिएक्शन रिप्रेजेंट करेंगे, बट जो लेड होता है, लेड क्या करता है, जब HNO3 के साथ रिएक्शन करता है, 2HNO3 से रिएक्शन है, क्योंकि लेड मेटल की तरह बिहेव कर रहा है, तो ये बना लेगा लेड का नाइट्रेट, PbNO3 का होल ट्वाइस, साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो ये है अम्ल से क्रिया यानी कि रिएक्शन विद एसिड्स। नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद बेसेस यानी कि क्षार से अभिक्रिया। तो रिएक्शन विद बेस में जो पहला हमारा फैमिली मेंबर है कार्बन, उस पर किसी भी बेस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, यानी क्षार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जबकि कार्बन के बाद आने वाले जो सिलिकॉन और जर्मेनियम है वो बेस से रिएक्शन करके सिलिकेट और जर्मिनेट बनाते हैं, और लास्ट में जो टिन और लेड है वो जब क्षार से अभिक्रिया करेंगे यानी बेस से रिएक्शन करेंगे तो बनाते हैं स्टेनाइट और प्लम्बाइट। ध्यान से देखिएगा रिएक्शन यहाँ पर, जैसे सिलिकॉन है, सिलिकॉन ने 2NaOH से रिएक्शन करी, वाटर की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है और यहाँ पर बनता है NaSiO3, यह सोडियम सिलिकेट, साथ में हाइड्रोजन गैस क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है। और सेम रिएक्शन जो है वो जर्मीनियम भी शो करेगा, सेम रिएक्शन, यहाँ पर वो जर्मीनियम हो जाएगा तो यहाँ पर सोडियम जर्मिनेट बनेगा, जैसे यहाँ पर सोडियम सिलिकेट बना हुआ है वैसे ही बनेगा सोडियम जर्मिनेट। जब हम टिन लेंगे या लेड लेंगे तो देखिए क्या रिएक्शन होती है, तो हमने लेड लिया, इसकी रिएक्शन डायरेक्ट NaOH से कराएंगे, वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, तो बनेगा Na2PbO2 यानी कि सोडियम प्लम्बाइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी और सेम रिएक्शन शो करेगा हमारा टिन, सेम रिएक्शन। जबकि कार्बन जो है वो क्षार के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। तो 5 है हमारे कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। तो कार्बन करता नहीं है रिएक्शन, सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है वो सिलिकेट बनाएंगे और जर्मिनेट बनाएंगे, और लेड और टिन जो है वो बनाते हैं स्टेनाइट एंड प्लम्बाइट। इसके बाद नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है हमारी ऑक्साइड्स की। तो कार्बन जो है वो 2 तरह के ऑक्साइड बनाता है, एक कार्बन मोनोऑक्साइड और एक कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वो नेचर में न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल का मतलब ये उदासीन होगा, ना ही अम्ल की तरह व्यवहार प्रदर्शित करेगा और ना ही क्षार की तरह। जबकि कार्बन एक नॉन मेटल है तो उसको अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित करना चाहिए, एसिडिक नेचर शो करना चाहिए उसके ऑक्साइड को, क्योंकि नॉन मेटल्स के जो ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक होते हैं नेचर में। बट जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो नेचर में न्यूट्रल होता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो नेचर में कैसा होगा, एसिडिक यानी कि अम्लीय। आप इसको वाटर में जब डिजोल्व करेंगे तो आपको कार्बोनिक एसिड मिल जाएगा H2CO3। बाकी के जो एलिमेंट हैं, जैसे अगर हम बाकी के जो एलिमेंट हैं उनको A मान लें तो ये सारे के सारे AO2 टाइप के ऑक्साइड बनाते हैं, और जैसे जैसे हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाएंगे वैसे वैसे इनके ऑक्साइड्स में एसिडिक करेक्टर कम होता जाएगा। क्यों? क्योंकि इनका जो मेटेलिक करेक्टर है ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पर कार्बन, सिलिकॉन, जर्मीनियम, टिन, लेड, तो जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे तो इनके जो ऑक्साइड्स होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड अम्लीय होगा, फिर सिलिकॉन, जर्मीनियम, टिन, लेड, जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हैं वैसे वैसे अम्लीयता का जो गुण है वो कम होता जाएगा, यानी कि एसिडिक करेक्टर कम होता जाएगा। क्यों? क्योंकि मेटेलिक करेक्टर बढ़ता जाएगा। ऑक्साइड्स की स्टेट की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो क्या होती है, वो गैस होती है।
बाकी जो ऑक्साइड होंगे वो सब क्रिस्टलाइन सॉलिड होंगे, चाहे सिलिकॉन का ऑक्साइड हो, जर्मेनियम हो, टिन हो, लेड हो, ये सारे क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं और ऊपर से नीचे जाने पर इनकी जो एसिडिटी है, इनकी जो एसिडिक करेक्टर है वो कम होता जाता है। वहीं इनके हैलाइड्स की अगर बात करी जाए तो जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं, चाहे कार्बन हो, सिलिकॉन हो, जर्मेनियम हो, टिन हो, लेड हो, ये सारे के सारे MX4 टाइप के हैलाइड का फॉर्मेशन करते हैं, जहाँ पर M क्या होंगे, M होंगे आपके कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। जैसे SnCl4 है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, CCl4 है, तो इस तरह के ये टेट्रा हैलाइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। और यहाँ पर X जो होगा वो आपका क्या होगा, कोई भी हैलोजन है। आपको बताया गया था कि हैलोजन को हम X से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सारे के सारे जो होते हैं वो कोवेलेंट टेट्रा हैलाइड का फॉर्मेशन करते हैं। कोवेलेंट क्यों, क्योंकि कार्बन की जो टेंडेंसी है वो भी इलेक्ट्रॉन शेयर करने की होती है, और जो हमारे हैलाइड्स हैं जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे के सारे भी कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं और इस तरह से ये MX4 टाइप का हैलाइड फॉर्म करते हैं। इनमें से कार्बन का जो टेट्रा हैलाइड है CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल माना जाता है और इसकी स्टेबिलिटी जो है वो धीरे धीरे घटती जाती है। मतलब जैसे कि ये ब्रोमीन के साथ कार्बन टेट्रा ब्रोमाइड बनाएगा या आयोडाइड बनाएगा तो उसकी स्टेबिलिटी जो होगी कार्बन टेट्राक्लोराइड के कंपैरिजन में कम होगी। और उसी तरह से जैसे सिलिकॉन वगैरह हैं, सिलिकॉन का अगर क्लोराइड SiCl4, वो भी जो है वो इससे क्या होगा, कम स्टेबल होगा, कम स्थायी होगा। तो हैलाइड्स के केस में ये MX4 टाइप के हैलाइडों का निर्माण करते हैं, जहाँ पर M जो होगा ये आपके कार्बन फैमिली के मेंबर होंगे और जो X होंगे ये होंगे आपके हैलोजन, यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। हैलाइड्स के बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो है इनकी हाइड्राइड्स। हाइड्राइड का मतलब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके जो कंपाउंड बनते हैं उन्हें हाइड्राइड कहते हैं। तो क्योंकि ये इन सब की जो हमारे कार्बन हैं, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, इन सब की जो वैलेंसी है वो कितनी है, 4 है, और जो हाइड्रोजन होता है उसकी वैलेंसी 1 होती है। इसलिए ये जो हाइड्राइड बनाते हैं उसका फॉर्मूला होता है MH4, जहाँ पर M जो होंगे वो आपके कार्बन फैमिली के मेंबर होंगे और H माने हाइड्रोजन। जैसे आपने सुना भी होगा CH4 मीथेन, C2H6 ईथेन, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो ये सारे के सारे जो कार्बन होते हैं वो MH4 टाइप के हाइड्राइड का फॉर्मेशन करते हैं। कार्बन मतलब कार्बन फैमिली के मेंबर। जो कार्बन होता है वो 2 तरह के हाइड्राइड बना सकता है, एक सैचुरेटेड और दूसरा अनसैचुरेटेड, यानी कि संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त और असंतृप्त से मतलब है कि संतृप्त वो होंगे जिनमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन जो है एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड से जुड़े होंगे, तो संतृप्त हाइड्राइड होंगे हमारे। और असंतृप्त का मतलब होगा अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड मतलब जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड भी प्रेजेंट होंगे। आपने जब हाइड्रोकार्बन्स पढ़े होंगे, कार्बन के जो हाइड्राइड होते हैं उन्हें हाइड्रोकार्बन्स कहा जाता है और ये 2 फॉर्म में पाए जाते हैं, एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दूसरे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त। मैं यहाँ पर बनाता हूँ, जैसे कि C2H6 CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 ये सैचुरेटेड है, इसी की जगह CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये अनसैचुरेटेड है, ये अनसैचुरेटेड होगा। और इसी तरह से CH ट्रिपल बॉन्ड CH ये भी क्या होगा, अनसैचुरेटेड होगा, जबकि ये क्या है, सैचुरेटेड। ये संतृप्त है, ये असंतृप्त, ये असंतृप्त। तो जो कार्बन के हाइड्राइड्स होते हैं उन्हें हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। ये 2 रूपों में होते हैं, एक संतृप्त और एक असंतृप्त, यानी कि सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। जबकि सिलिकॉन जो होता है, सिलिकॉन केवल और केवल संतृप्त हाइड्राइड बनाता है, यानी कि सैचुरेटेड हाइड्राइड बनाता है। और सिलिकॉन के हाइड्राइड को SiH4 जो हाइड्राइड होगा इसको सिलेन कहा जाता है, साइलेन के नाम से ये फेमस होता है। जर्मेनियम के केवल 3 हाइड्राइड अभी तक पाए गए हैं, GH4, GH6, GH3, H8, और टिन और लेड भी क्रमशः SnH4 एंड PbH4 टाइप के हाइड्राइड का फॉर्मेशन करते हैं।
इनके हाइड्राइड की जो स्टेबिलिटी है ये ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पर घटती आती है। इनकी जो कार्बन का हाइड्राइड होगा वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा और लेड का हाइड्राइड सबसे कम स्टेबल होगा, यानी बहुत अस्थायी होगा। उसमें भी कार्बन में आपने दो हाइड्राइड पढ़े, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड। जो इसमें सैचुरेटेड फॉर्म होती है सारे के सारे सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, वो अभी तक के सबसे स्टेबल हाइड्राइड माने गए और इसी वजह से कार्बन जो है लॉन्ग फॉर्म कैटनेशन की प्रॉपर्टी शो करके लंबी लंबी श्रृंखलाओं का निर्माण करता है और लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स का फॉर्मेशन करता है। तो ये थे हमारे हाइड्राइड्स। अब लास्ट जो हमारी प्रॉपर्टी है वो है ऑक्सी एसिड्स, यानी कि ऑक्सी अम्ल। तो कार्बन फैमिली के जितने भी मेंबर हैं, चाहे आप कार्बन की बात करें, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, सब में ऑक्सी एसिड बनाने की टेंडेंसी पाई जाती है। जैसे कार्बन के ऑक्सी एसिड्स की बात करें तो कार्बोनिक एसिड है, कार्बोनिक अम्ल H2CO3, और ऑक्जेलिक अम्ल है COH बॉन्ड COH। सिलिकॉन का सिलिसिलिक एसिड होता है H2SiO3। टिन का स्टेनिक एसिड होता है H2SNO3। लेड का प्लम्बिक एसिड होता है H2PbO3। और इस तरह से जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं वो सारे के सारे जो हैं वो ऑक्सी एसिड्स का फॉर्मेशन करते हैं। ऑक्सी एसिड किन्हें कहते हैं? ऐसे एसिड जिनमें ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, यानी कि ऐसे अम्ल जिसमें ऑक्सीजन उपस्थित होती है उन्हें ऑक्सी एसिड कहा जाता है। तो कार्बन के ऑक्सी एसिड का नाम हो गया H2CO3 जिसे कार्बोनिक एसिड कहते हैं, और एक होता है ऑक्जेलिक अम्ल COH बॉन्ड COH। इसी तरह से सिलिकॉन बनाता है H2SiO3 जिसे कहते हैं सिलिसिक एसिड, और टिन का पाया जाता है स्टेनिक एसिड H2SNO3, और लेड का पाया जाता है H2PbO3 प्लम्बिक एसिड। और इस तरह से ये सारे के सारे ऑक्सी एसिड का निर्माण करते हैं, यानी ऑक्सिक अम्लों का निर्माण करते हैं। इसी के साथ इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं कार्बन और उसकी फैमिली मेंबर्स की ख़त्म होती हैं। कल हम पढ़ेंगे एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ कार्बन, यानी कि कार्बन का असंगत व्यवहार तथा इसके एलोट्रॉप्स, और आगे की जो टॉपिक्स हैं उन्हें कंटिन्यू करेंगे। ओके क्लास, थैंक यू।